हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और नया साल भी आ चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपका नया साल बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो और जिस चीज की भी आप जिस टेस्ट के लिए या जिस भी एम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आज इस साल में आप सक्सेस कर जाएं। आपको बहुत सक्सेस मिली, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल वंस अगेन। तो आज अब इस नए साल में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, जो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मतलब स्टडी, यानी साइटोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनी है साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इस स्ट- अब हम इस सेल की स्टडी को करें कैसे? तो सबसे पहले हम धीरे धीरे करके पूरी सेल को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का कैसे ओरिजिन हुआ। उसके बाद उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसे बना, उसके जो छोटे छोटे उसमें ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे बने, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, राइबोसोम्स कैसे बना, और सेल्स भी हमें पता है टाइप्स की होती है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कैसे बना, यूकैरियोटिक कैसे बना, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम साइटोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये सेल है तो सबसे पहले बनी कैसे? ठीक है, सेल के बारे में कैसे पता चला लोगों को कि हाँ, सेल भी एक चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्टों का काम तो क्या होता है? बस सर्च करते रहना, वो लगे रहते हैं अपने कामों में। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक नॉन लिविंग सेल का जन्म हुआ। देखो कैसे। एक साइंटिस्ट आए जो है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट सेल एक कॉर्क में देखा। ठीक है, प्लांट सेल एक कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? एक प्लांट का ही जो उसकी बाहर ब्रेक होती है उसके अंदर के एक पार्ट को कॉर्क कहते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा इत्र की शीशियां या कोई भी दवाई की जो शीशियां आती थी उसमें एक ढक्कन लगा रहता था, वो भी कॉर्क का होता है। तो उस कॉर्क को उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने इसको देखा और इसको अपनी स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में, तब इतने एडवांस माइक्रोस्कोप तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे कि उनके पास माइक्रोस्कोप थे उन्होंने उसमें देखा तो उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखे, इस तरीके से कंपार्टमेंट दिखे उसमें। ठीक है, इस कंपार्टमेंट में उनको क्या नजर आया कि इस तरीके से वो कॉर्क रखा और उसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हैं। जो एक हनी हनी हाइव होता है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके का इनको ये दिखा। ठीक है, ऐसे मोंक के जो घर होते हैं ना वो भी इस शेप के होते हैं। इस तरीके के मोंक के शेप होते हैं। मोंक जो देखे होंगे, मोंक जो लोग होते हैं, तो उनके जो मोंक रूम होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं, इस कंपार्ट की तरह। और इन्हीं कंपार्ट को सेलुला कहते हैं। तो इन्हीं सेलुला से उन्होंने उसका नाम बाद में सेल रखा। कैसे? जो उन्होंने कॉर्क देखी, कॉर्क का उन्होंने छोटा सा पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखा और माइक्रोस्कोप में उन्होंने इस तरीके के कुछ कंपार्टमेंट देखे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको जो हनी बी की जो हाइव्स होती है ना, जो हनी बी का छत्ता होता है, आपने वो देखा होगा, वो कैसे इस तरीके से हेक्सागोनल शेप का होता है। तो उस तरीके से ये कुछ कंपार्टमेंट्स उनको दिखे। तो इन्हीं कंपार्टमेंट को मोंक रूम जो होता है उनको क्या कहा? सेलुला कहा। और इसी सेलुला से फिर वो सेल बन गए। ठीक है, उनको फिर बाद में सेल कहा। अभी तक पता नहीं था उसका नाम सेल, लेकिन उन्होंने बस उनको अभी सेलुला कहा। फिर बाद में और साइंटिस्ट आए। सबसे पहले जो, अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले जो सेल का ओरिजिन हुआ, अगर लिविंग सेल की बात करेंगे तो वो रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। जो लिविंग सेल था वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये सब याद कर लें कि जो नॉन लिविंग सेल थी, यानी इसको डेड सेल भी कहते हैं, तो उसमें उसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। और लेकिन जो लिविंग सेल की थी वो करी थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ये पॉन्ड वाटर से उन्होंने एक छोटा सा वाटर ले लिया था और उसको पानी में देखा था, तो उसमें क्या करा था उन्होंने, इस तरह की कुछ सेल्स दिखी थी। ठीक है, या जो दांत का यहाँ पर से थोड़ा सा जो गंदगी होती है वो निकाल के देखी थी उन्होंने, उसमें भी उन्होंने सेम टाइप के क्या देखे? इस ये सेल देखी। ठीक है, अब उसके बाद सेल थ्योरी क्या होती है? देखो, सेल थ्योरी दी थी सबसे पहले, इनको मैथियाज स्लेडन कहते हैं। इनको एम स्लीडन भी कहते हैं। ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 में क्या था, डिस्कवरी करी थी। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनी में बहुत काम किया था इन्होंने। उसको किसने? एम स्लीडन ने। एम स्लीडन मतलब मैथियास स्लीडन ने। ठीक है,
इन्होंने बताया था कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, तो इन्होंने कहा था जितनी भी प्लांट बनी है वो सेल की बनी है, ठीक है। जब उन्होंने इस तरीके से जो पुराने साइंटिस्ट आए थे उनके बाद उसमें फर्दर स्टडी करी, तो फिर उन्होंने यही लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि जितनी भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं, 1838 में। और इनके बाद फिर अगले साल ही 1839 में एक और साइंटिस्ट आ गए जिनको टी स्वान कहते हैं। इनको कहते हैं थियोडोर स्वान, जो एक जूलॉजिस्ट थे, वो ये इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने कहा था कि एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों के दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, सेल में। तो जो जो स्लीडन थे उन्होंने तो बोला था कि जो प्लांट सेल है, जो प्लांट है वो सेल से मिलकर बना है, लेकिन जो बाद में स्वान आए उन्होंने ये कहा था कि एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों की दोनों सेल से मिलकर बने हैं। और इन्होंने ये कहा था कि जो एनिमल सेल होती है वो कवर्ड बाय अ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। तो उसके बाद ये उन्होंने मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो पता ही नहीं था ना उन्होंने, बस इन्होंने ये देखा था कि उस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, कि जो सेल होती है वो क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये होती है। तो उन्होंने सब बाद में नाम निकाला, लेकिन पहले उन्होंने ये देखा था कि उस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन ये सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो एक साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ वर्चू, इन्होंने क्या था, इस सेल थ्योरी को एक अच्छे से मतलब उन्होंने इस सेल थ्योरी को अच्छे से समझाया था। उन्होंने बस एक ही लाइन में इसको समझा दिया था कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब क्या होता है। जो ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी सारी सेल्स हैं वो कहाँ से बनी है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी है। इसका मतलब है कि जितनी भी सेल है अपनी मदर सेल से मिलकर बनी है, मतलब कि जो जो सेल बन रही है वो अपनी पुरानी सेल से मिलकर बनी है। तो ऐसे ही पुरानी से नई, फिर उससे नई, फिर नई नई, तो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर ही क्या बनी है, सेल। यही क्या है, एक सेल थ्योरी। तो इसी में पूरी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, कि मतलब सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, ठीक है। अब सेल भी दो तरीके की होंगी, फिर पता चला कि सेल भी दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक बहुत ही प्रिमिटिव सेल जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक होती है वो फिर जो डेवलप हो गए जैसे ह्यूमन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हमें पता है कि इसकी साइज बहुत ही छोटा होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक 10 माइक्रोमीटर होता है, मतलब 10 गुना लगभग यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कोकस, स्टेप्टोकोकस, बेसिलस, विब्रियो और स्पाइरल, ये सब क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे ये सब चीजें। देखो, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पता करना चाहें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेन डिफरेंस ये होता है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो भी होंगे वो मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें प्रोकैरियोटिक, अब देखो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बाहर एक सेल वॉल है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें अभी नॉर्मली कोई सेल नहीं होती है। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और इसमें जितने भी अंदर ऑर्गेनेल होते हैं, वैसे तो कुछ खास होते नहीं, लेकिन जितने भी होते हैं उसमें नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, इसमें किसी भी तरीके का, अगर इसमें क्रोमोसोम है, अगर इसमें न्यूक्लियस है, तो वो कोई जैसे जब यूकैरियोटिक बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि इसके सेंटर में या इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में भी ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन यहाँ और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है, हमारे क्रोमोसोम आपको पता ही है 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना उसमें क्रोमोसोम तो होते हैं, लेकिन उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, जैसे हमारे इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा, और जो ये क्रोमोसोम होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कोई प्रोटीन्स में, कुछ प्रोटीन्स तो होते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन ये जो क्रोमोसोम होता है एक, ये किसी ऐसे नहीं कि इस न्यूक्लियस के अंदर होगा, ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम तो होते हैं, तो क्रोमोसोम तो इसमें है, लेकिन क्या है, सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो नहीं है, इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एक बार प्रोकैरियोटिक का, हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, किसी बैक्टीरिया का ये सेल है। अब ये बैक्टीरिया के सेल मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अगर ये इस तरीके से राउंड है तो ये कोकस है, ये रॉड शेप्ड का है तो बेसिलस है,
इस तरीके का कोमा शेप्ड है तो इसको विब्रियो कहेंगे, और अगर इस तरीके से स्पाइरल शेप में है तो स्पाइरल। तो ये बहुत सारे शेप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। अगर ये सर्कुलर होगा तो कोकस, रॉड शेप होगा तो बेसिलस, कॉमा शेप होगा तो विब्रो, और अगर स्पाइरल होगा तो स्पाइरल। ठीक है, ये तो इसके शेप हो गए। साइज मैंने इसका बता ही दिया था, 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। और ये देखो, अब ये बैक्टीरिया की एक सेल है, इस सेल के अंदर एक सेल वॉल होगी, ये देखो, और इसके बाहर एक क्या होती है, लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोकैलेक्स। ये ग्लाइकोकैलेक्स होती है। और जो सेल वॉल होती है तो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, जो एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकोन, जो क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। और उसी के बाहर एक ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर भी होती है। अगर ये हार्ड होगी तो उसको हम कैप्सूल कहेंगे, और अगर थोड़ी सॉफ्ट होगी तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम इस तरीके से बिखरा रहता है। ठीक है, 1 क्रोमोसोम, ये इसमें नो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन एक क्रोमोसोम ऐसे होगा, इसी में डीएनए सब होंगे। और जहां पर भी ये न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड मतलब होता है न्यूक्लियस नहीं है, जहां पर क्रोमोसोम है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ये जो ये डीएनए हो गया, ये यहीं पर एप्लीकेशन और ये सब होगा। लेकिन इस डीएनए के अलावा भी इसमें कुछ क्या होते हैं एक्स्ट्रा, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जो क्या होता है, जिसमें जो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो क्या होता है, बाहर भी होते हैं कुछ। ये सर्कुलर होते हैं, ये सब इनकी ये क्या है प्लाज्मिड, हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और इसमें एक मीसोसोम भी होता है। मीसोसोम क्या होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे मेन काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है, क्योंकि एटीपी होता है उसको तो पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, यानी एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। तो वो ही काम क्या करता है, क्या प्रोकैरियोट में कोई रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक सेल को क्या रेस्पायर की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल होती है। तो उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन करता है काम, मीजोसोम। ठीक है, तो मीजोसोम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मीजोसोम का क्या काम है। तो मीजोसोम का और भी बहुत सारे काम है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं बहुत सारा वो सीक्रेशन का काम करते हैं, और भी बहुत सारे काम है। हम जब हम मीजोसोम को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम सारे इसके फंक्शन एक एक करके पढ़ लेंगे। अब ये डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस हम सबको पता ही है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं, ये भी याद रखना। क्रोमो मतलब कलर, कलर पिगमेंट्स, इनका भी एक अलग से सेपरेट हम वो पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर से क्या हो रहा है, जैसे अब पॉलीसोम्स क्या होते हैं, देखो एक क्वेश्चन और आता है पॉलीसोम के बारे में। पॉलीसोम वो होते हैं, जैसे यहाँ से हमने जब डीएनए बना, डीएनए से क्या बना, आरएनए बनता है इस तरीके से, और इसमें राइबोसोम्स लगते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S राइबोसोम्स होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम्स में एक जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S की होती है, और छोटी होती है 30S की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो 50, 60, 70, 80 इसको हम ऐड कर दें, हमें ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, बस हमें यूनिट याद करनी है। जो एस होता है, ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसका वेट और ये सब करके ये निकालते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि जबकि हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो उसमें 80S राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो उसमें 60 और 40 का 40S के राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक पूछेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि 50S और 30S के राइबोसोम्स होते हैं। बड़ी यूनिट जो होती है वो 50S की होती है, जो छोटी यूनिट होती है वो 30S की होती है। ठीक है, ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये आरएनए बन गया, जैसे ये पूरा आरएनए बन गया, तो आरएनए में क्या होता है, इस तरीके से ये राइबोसोम्स लग जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स लग गए तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही राइबोसोम होगा, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ये 70S राइबोसोम्स ऐसे लग जाते हैं। अब ये जो बहुत सारे राइबोसोम्स है ना, तो इन्हीं को क्या कहा हमने, पॉलीसोम्स। जबकि प्रोकैरियोटिक जब आप
प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो उसमें सारे राइबोसोम्स काम नहीं करते, ठीक है। और ये तो हो गया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। और हाँ, अब इस सेल का जो मूवमेंट होगा या तो जो इसमें जो सेल प्रोजेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, देखो तीन तरीके के, ये चार तरीके के इसमें प्रोजेक्शंस हो जाएंगे। मतलब उनका मूवमेंट कैसे होगा, फ्लैजिला के थ्रू, सीरिया के थ्रू, पिलाई होता है, फ्रेम भी होता है। देखो एक एक करके हम देख लेते हैं कि जैसे ये कोई भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आपको पता ही है, एक सेल है, इसके चारों तरफ एक सेल वॉल है, और एक बाहर से मैंने बताया था एक, और बाहर से एक जो सेल होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी रहती है। इसी ग्लाइकोकैलिक्स और जो ये पूरी इनकी जो वॉल होती है, जो वो होती है, उसमें देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है बेसल बॉडी। यहाँ से क्या निकलता है, जो फिलामेंट, जो फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिले का जो बेसल पार्ट इस सेल वॉल से इस तरीके से अटैच रहता है, जिसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हुक कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बॉडी हो गई पूरी, बेसल बॉडी, उसके बाद एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से इस तरीके से एक साफ्ट निकलता है जिसको फिलामेंट भी कहते हैं। और इस फिलामेंट में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको फ्लैजिनम प्रोटीन कहते हैं। ये तो क्या बन गया, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या करता है, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है आगे को, इधर उधर, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे से सीलिया लगे रहते हैं चारों तरफ, ये जितने भी रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब सीलिया होते हैं। अब सीलिया का काम क्या होता है, इस तरीके से, जैसे हम बोट में चलते हैं तो पीछे पीछे को ऐसे ऐसे पानी फेंकते हैं ना, तो सीरिया इस तरीके से अपनी मूवमेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है, फिम्बरी को आप एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब एक फिंगर से आप उसको अपना याद कर सकते हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम किसी भी चीज को कुछ पकड़ना होता है तो अपने फिंगर्स का यूज करते हैं ना, उसी तरह ये क्या करते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया, ठीक है, हमारे अंदर चला गया, तो अब हमारे इसको वो पकड़े कैसे रहेगा, तो इसी फिमरी से वो क्या करता है, हमें पकड़े रहता है, या किसी चीज को भी पकड़े रहता है। तो फिमरी किसके लिए होता है, ये अटैचमेंट के लिए, फिमरल फॉर अटैचमेंट। अब इसी के बाद एक होता है पिलाई। अब पिलाई क्या होता है, देखो पिलाई भी क्या होता है, वैसे तो फिमरी और पिलाई सेम ही काम करते हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो इनको अलग अलग रखती है। तो फ्रेम भी तो अटैचमेंट के लिए हमने बोल दिया, लेकिन जो ये है, जो पिलाई है, इसको ये क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और ये जो फ्लेम्बली होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इसका मेन काम वैसे कंजुकेशन के लिए होता है। अब कंजुकेशन क्या है, सपोज ये क्या हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, उसकी बैक्टीरिया की। अब यहाँ पर क्या इसका जेनेटिक मटेरियल है, अब इसको ये अपना जेनेटिक मटेरियल इधर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से क्या होगा, एक पिलाई ऐसे निकलेगा, ठीक है, इस पिलाई निकलेगा, और इस पिलाई से इस तरीके से अटैच हो जाएगा, और जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ कर देगा, तो इस तरीके से एक कंजुकेशन ट्यूब बन जाती है यहाँ पर। तो इस कंजुकेशन ट्यूब यानी इस कंजुकेशन जो हेल्प करा रहा है, तो ये पिलाई कराते हैं, ठीक है। ये पिलाई क्या करते थे, जितना भी उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्लैजिला की बात कर रहे थे हम, ये फ्लैजिला क्या होते हैं, किसी में तो होते ही नहीं है, और किसी में एक भी होता है, किसी में दो भी होते हैं, किसी में बहुत सारे भी होते हैं, किसी में एक साइड को ही होते हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे, जैसे ये कोई बैक्टीरिया, अगर इसमें किसी भी तरह का फ्लैजिला नहीं दिख रहा है तो उसको अट्राइकस कहेंगे, और जिसमें दोनों साइड से एक एक ही निकला है उसको एम्फीट्राइकस, और जिसमें एक ही साइड से बहुत सारे निकले रहते हैं उसको कहेंगे लोफोट्राइकस, और जिसमें एक ही साइड से निकला है देखो उसको मोनोट्राइकस, और जिसमें चारों तरफ से ये फ्लैजिला होते हैं उसको हम कहेंगे पेरीट्राइकस। पूरी पेरीफेरी में क्या है, पूरे ये जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट है, तो उसको हम पेरीट्राइकस कहते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, वो भी अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो सेल है, सेल कैसे डेवलप हुई थी, सबसे पहले जो भी सेल की डिस्कवरी हुई थी, और वो क्या हुई थी, डेड सेल में यानी नॉन लिविंग सेल में करी थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। एक कॉर्क में देखा था प्लांट सेल की, और जो मॉक के रूम के तरह के कंपार्टमेंट हमें दिख रहे थे, उनको दिख रहे थे मतलब माइक्रोस्कोप में, तो उन्हीं मॉक रूम को सेलुलर कहते हैं। उसी सेलुलर से बाद में इसका नाम सेल पड़ा। फिर बाद में सेल, जो लिविंग सेल था उसकी भी डिस्कवरी हुई, वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने करी। उन्होंने पॉन्ड के वाटर को लिया था, उसमें देखा था, तो उसमें फर्स्ट लिविंग सेल्स उन्होंने देखी थी, ठीक है। उसके बाद में सेल थ्योरी में हमने 3-4 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा था। एक थे एम्स लीडन थे जो बॉटनिस्ट थे, 1838 की बात है। ये जो तीनों जो 1, 2 और एक आगे जो तीनों ये जो ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि 1838 में क्या हुआ था। जो प्लांट है, जो 1838 में जो स्लीडन थे उन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब 1839 में एक जूलॉजिस्ट आए थे, इंग्लैंड से थे, वो थे टी स्वान।
जो थियोडोर स्वान कहते हैं, वो उन्होंने ये कहा था कि प्लांट के साथ-साथ एनिमल भी क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? और उन्होंने ये भी बताया था कि जो एनिमल सेल होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और जो प्लांट सेल होती है, उसमें सेल वॉल होती है उनकी, ठीक है? उसके बाद जो रुडोल्फ लिबरेचु आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो भी सेल है, वो अपनी एक प्री एक्जिस्टिंग सेल से बनी है, जिसको उन्होंने ओमनी सेलुला या सोलुला करके बताया था। अब प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था कि सेल दो तरीके की होंगी, प्रोकैरियोटिक और चाहे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पुरानी होगी, सिंगल सेल होगी, जैसे बैक्टीरिया और ये सब। इनका साइज बहुत कम होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है और इनका शेप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में मैंने अभी आपको हल्का बता दिया था कि जो प्रोकैरियोटिक होती है, वो उसके बाहर एक ग्लाइकोकेलेक्स की लेयर होती है, जबकि जो सेल होता है यूकैरियोटिक, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर प्लांट सेल है तो उसमें एक सेल वॉल जरूर होती है, और जितने भी यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन होती हैं, वो सेल बाउंड होती हैं, ठीक है, चाहे सिंगल हो डबल हो, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस की अब जैसे मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस की बात बताई थी, न्यूक्लियस क्या है, देखो सेल बाउंडेड, इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो जहां पर भी, जैसे इसको न्यूक्लियस कहते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके क्रोमोसोम तो है ही। जैसे मैंने बताया था कि हमारे उसमें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं और बैक्टीरिया में 1 क्रोमोसोम ही होता है। तो इसका मतलब जिस एरिया पे ये क्रोमोसोम है, उसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं हम, ठीक है? न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ पर कोई जो ये सेल बाउंड मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो क्रोमोसोम है, ये ऐसे ही बिखरा है न्यूक्लियोइड वाले एरिया में, ठीक है? और मैंने बताया था कि ये कोई इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ये सब बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। और मैंने फिर पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया था, कैसे देखो इसकी 3 लेयर्स है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके बाहर सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है, जिसमें पॉलीसेकेराइड होती है, उसके बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर भी होती है। अगर वो हार्ड टाइप की है तो उसको हम कैप्सूल कह रहे हैं, और अगर थोड़ी सी सॉफ्ट है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड वाले एरिया में क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर डीएनए होते हैं, फिर इस डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है उसके ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन से। और इस जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें एक ही राइबोसोम नहीं काम करता है, बहुत सारे राइबोसोम्स करते हैं, जिसे पॉलीसोम कहते हैं। और इसमें 70s का राइबोसोम्स होता है, जो बड़ी यूनिट होती है उसको 50s कहते हैं, छोटी वाली को 30s कहते हैं। ये नहीं कि 50 और 30 मिलकर हम 80 बना दें, ये बना दें, इनको ऐड नहीं करना है, बस हमें याद रखना है कि बड़ी वाली यूनिट 50s होती है, छोटी वाली 30s यूनिट होती है। एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये वेट और इसके अकॉर्डिंग लिया गया है, बस इतना याद करना है। फिर मैंने बताया था इसमें मेसोसोम भी का होता है, जो क्या करता है, एज अ माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होता नहीं है, ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, वैसे ही मेसोसोम का काम प्रोकैरियोटिक में होता है, रेस्पिरेशन, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को भी तो रेस्पिरेशन की जरूरत है, इसी तरीके से, ठीक है? और मैंने बताया था इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, कोकस होगा तो सर्कुलर होगा, बेसिलस होगा तो रॉड शेप होगा, विब्रोकोमा शेप होगा, स्पाइरल तो स्पाइरल शेप होता है, ठीक है? और अगर हम इसके बारे में, इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और सी ये जितने भी हम सॉइल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, तो फ्लैजिला, सीलिया, पिल्लाई और फ्रेमरी के बारे में, अगर मैंने बताया था कि अगर हमने किसी बैक्टीरिया की बात बात करी, तो जो उसका जो जहां पर से ये जो फ्लैजिला होता है, ये जुड़ा रहता है, तो उसको हमने कहा कि क्या, बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी से हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर के बाद फिलामेंट होता है, जिसे साफ्ट भी कहते हैं, और इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको फ्लैजिलम प्रोटीन कहते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ सीलिया होते हैं, जैसे फ्लैजिला का मूवमेंट इस तरीके से होता है, तो सीलिया का मूवमेंट इस तरीके से होता है। और जो फ्रिमरेट होते हैं, वो किसी भी चीज को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें, इस तरह की किसी भी चीज को अटैचमेंट के लिए, तो ये अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं। और पिल्लाई मैंने आपको बता दिया था कि ये कंजुकेशन के लिए होते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि अगर एक फ्लैजिला है तो उसको मोनोट्राइकस, अगर है ही नहीं तो ट्राइकस, और दो हैं तो एम्फीट्राइकस, और एक ही साइड सारे उसमें फ्लैजिला हैं तो उसको लोफोट्राइकस, और पूरे सेल में चारों तरफ से घिरे हैं उसे तो पेरीट्राइकस, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट क्लास, अच्छा हाँ, एक टॉपिक और बचा था, जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते क्या है, देखो, अब कोई ऐसा मत समझना कि ग्राम पॉजिटिव ऐसा है, ग्राम नेगेटिव ये है। हाँ, थोड़ा जो डिजीज कॉज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हैं क्या, देखो दोनों बैक्टीरिया हैं। अगर आपने सुना होगा, एक स्टेनिंग टेक्निक होती है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, उसमें कुछ स्टेन्स होते हैं, यानी मतलब जो कलर होते हैं, डाई होते हैं, उसको अगर हम स्टेन करेंगे तो वो अपना कलर दे देते हैं, ठीक है? ऐसे अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर हम इसमें स्टेनिंग करेंगे तो ये अपना कलर दे देंगे, और ये क्या करेंगे, कलर नहीं देंगे। देखो कैसे, अगर हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालते हैं, ठीक है,
किसी भी बैक्टीरिया में, ठीक है? ये कोई अलग से बैक्टीरिया नहीं है, किसी भी बैक्टीरिया जो स्ट्रेन हो जाते हैं, उनको कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं होते हैं उसको हम नेगेटिव कहेंगे। तो पेप्टोडिक ग्लाइकोन जो इसका ये जो मैंने बताई थी लास्ट में जो वॉल होती है, अगर हम क्या करेंगे इसमें कोई स्टेनिंग डाल देंगे, ठीक है? इसको कहेंगे क्रिस्टल वॉयलेट, क्योंकि वॉयलेट कलर दिखाता है, उसका स्टेन करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये वॉयलेट कलर आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। फिर हम उसमें आयोडीन डालेंगे। अब आयोडीन डालने से क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है। जितना भी जो स्टेनिंग थी वॉयलेट कलर की, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें 70% अल्कोहल डालेंगे ना, यानी एथेनॉल डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कलर ये वैसा ही रहेगा और ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है। तो अब हमें पता चल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव कौन है, ग्राम नेगेटिव कौन है। तो यानी जिसमें ये पर्पल कलर कलर रह गया, तो वो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव नहीं है। अब हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अभी कभी-कभी ये होता है कि जो दोनों बैक्टीरिया हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कौन क्या है, तो हम इसमें अलग तरीके के स्टेन से क्या कर देते हैं, स्टेनिंग कर देते हैं, जिसको सैफरनिन कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि ये इसको डाल के ये एक रेड कलर दे देता है, यहाँ पर रेड कलर की इसकी स्टेनिंग हो जाती है। सैफरन मतलब सैफरन कलर की, ये ऑरेंज टाइप के कलर की इसमें स्टेनिंग हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है जो जो ये वॉलेट कलर दे रहा है वो ग्राम पॉजिटिव है और जो रेड दे रहा है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी तो स्टेन दे रहा है, स्टेन इसलिए नहीं दे रहा है, बस स्टेन हमें ये क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है ना, वो ये ग्राम जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है, वो पर्पल कलर मतलब उसके ही कुछ स्टेन्स होते हैं जो ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी ये तो बस स्टेन देने के लिए दे दिया है कि ये पहचानने के लिए। लेकिन जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो उसमें क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट कलर ही डालते हैं, तब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में, और ऐसे ही हम जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो कैसी लगी क्लास? क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी डाउट हो तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।